दिल्ली के इतने बड़े लोकप्रिय नेता को आप बगैर किसी तहकीकात के जेल में डाल देते। तो मैं तो कहता हूँ आपके मीडियम आपके चैनल पे कह रहा हूँ मैं, तो वो देश की जनता को बताया ठीक अरविंद केजरीवाल जी के पास मिला क्या है कि अब आपके अधिकारों का हनन हो रहा है कि 400 पार इनकी ऐसी लिमिट आ जाएगी कि संविधान को बदल सकते हैं। और दिल्ली की जनता के दिल में अरविंद जी केजरीवाल जी के लिए थोड़ा सा भी सम्मान है और उनके दिल में उनके लिए दर्द है। तो मैं तक कहता हूँ एक एक वोट इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को डालें। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली की दक्षिणी सीट की। जी हां, दरअसल दक्षिणी सीट से बीजेपी के उम्मीदवार को पटखनी देने के लिए राजनीतिक अखाड़े में आम आदमी पार्टी ने जिस पर दांव चला है, या फिर यूं कहें कि आम आदमी पार्टी ने जिसे मैदान में उतारा है, वो दरअसल असल जिंदगी में भी खुद पहलवान रहे हैं। अब वो कैसे पटखनी देंगे, कौन कौन से दांव चलेंगे बीजेपी के प्रत्याशी को हराने के लिए और इलाके में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए, इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ खुद आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सहीराम पहलवान जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर कैसे वो अपने इलाके में घूम रहे हैं, कैसे लोगों को विश्वास में ले रहे हैं और उनके आगे की जो राजनीतिक पारी है वो कैसी रहने वाली है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जनतंत्र टीवी पर। सबसे पहले सर, पहला सवाल कि आप पहलवान थे, पहलवानी से आपने वहां दांव चलते चलते कब राजनीति के दांव पेच आपने शुरू कर दिए, कुछ भी पता नहीं चला। आपने कभी सोचा था कि आप एक पहलवान से एकदम राजनेता के रूप में उभर कर आएंगे, या शुरू से दिलचस्पी थी राजनीति में? नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं है, कोई ऐसी दिलचस्पी नहीं थी राजनीति में। शुरू से मेरा शौक था पहलवानी करना, मेरे परिवार का शौक था कि मैं पहलवानी में अच्छा नाम करूं, अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का। तो शुरू से पहलवानी की है, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ, तो अच्छा रिस्पांस मिला है समाज में। राजनीतिक सफर कब और कैसे शुरू हुआ? ये राजनीतिक सफ़र 93 के बाद मेरा शुरू हुआ है। मेरे यहीं पास में एक बहुत बड़ी झुग्गी झोपड़ी की आबादी थी, इंदिरा कल्याण विहार, जो अभी भी आधी आबादी अभी भी है यहाँ। वहाँ कभी डीडी ने अपना झुग्गी उजाड़ने का प्रोग्राम बनाया था। उस समय जो आज हमारे सामने प्रत्याशी हैं रामवीर सिंह विदोड़ी जी, ये विधायक रहा करते थे। जब डीडी ने उनकी योजना बना दी उन्हें उजाड़ने की, बिगड़ कहीं बसाने के, क्योंकि दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, एक नियम है कि कहीं से भी पुरानी झुग्गियों को आप हटाओगे तो उनको पहले अल्टरनेटिव प्लॉट आप दोगे। बिल्कुल। उन्हें बसाने की योजना है, दिल्ली सरकार की हो या केंद्र सरकार की, दोनों की। लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, उनको नोटिस तक नहीं दिए गए और डीडी बिल्डोजर लेके विद फोर्स उन्हें तोड़ने वहाँ पहुँच गए। तो जो प्रेजेंट विधायक थे रामवीर सिंह विदोड़ी जी, उनके पास लोग गए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए हमें बचाओ। अगर आज सरकार को या किसी को ज़मीन की ज़रूरत है, कि वो इंडस्ट्री प्लॉट थे, उनको किसी की ज़रूरत है, तो हमें जो सरकार का वो है योजना है जो सरकार की, उसके तहत हमें नज़दीक कहीं बसा दें और हटा देंगे, हम खुद हटा लेंगे। लेकिन उन्होंने मुझसे मना कर दिया कि मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि पहलवानी करता था तो काफ़ी लोगों में आना जाना रहता था मेरा, जुड़े हुए थे लोगों से। काफ़ी लोग मेरे साथ दंगलों में भी जाते थे देखने के लिए, कुश्ती देखने के लिए। फिर वो लोग मेरे पास आए कि जी आप कुछ मदद कर दो। पहलवान था, थोड़ा नाम था कि जी यहाँ से कुछ उम्मीद है। मैंने कहा मैं तो कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, फिर भी जो मेरे से बन पाएगा मैं करूँगा। आदमी उसी के पास जाता है जिससे उम्मीद होती है। जी जी। तो मैंने कहा ऐसा करो, आप सब मिल जाओ, क्योंकि मेरे यहाँ स्लम एरिया बहुत बड़ा है, 82 कैंप हैं, झुग्गी झोपड़ी 82 कैंप हैं, दिल्ली में सबसे बड़ा स्लम एरिया मेरे यहाँ है। तो मैं जितने भी यहाँ मुखिया लोग थे, प्रधान जिनको कहते हैं, सबसे मिला जाके एक दिन पहले। मैंने कहा यार कल आज इनको तोड़ रहे हैं, कल को आपकी झुग्गियों का नंबर आएगा, इससे अच्छा तो एक हो जाओ, आज आप इनकी हेल्प कर दो, कल ही आपकी हेल्प करेंगे। सही बात। अगर एक दूसरे की हेल्प नहीं करोगे तो सबको उजाड़ देंगे लोग। तो वो लोग सहमत हो गए और दूसरे दिन जब बिल्डोजर लेके डीडी विद फोर्स आई तो करीबन 7-8 हज़ार आदमी इकट्ठा हो गया। बड़ी बात है। क्योंकि उनको समझाया गया था कि आज इनके साथ है, कल तुम्हारे साथ होगा। तो सब सहमत हुए। तो मजबूरन इतनी गैदरिंग देख के, इतनी पब्लिक देख के पब्लिक भड़क गई। वो उन्होंने फोर्स से आदेश दे दिए बिल्डोजर चलाओ।
मैं बुलडोजर के आगे खड़ा हो गया, लेट गया। गजब, पहलवानी का जोश, फिर लोगों का साथ जब मिलता है तो एक अलग ही ऊर्जा जब मैं बुलडोजर के सामने लेट गया तो पब्लिक में और जोश आ गया। मजबूरी में डीडीए को अपना प्लान चेंज करना पड़ा और वो वहाँ से वापस चले गए। ताकत देखिए लोगों की आपके साथ। हाँ, तो लोगों ने कहा जी जब जिन लोगों को हम चुन के भेज रहे हैं, जब हमारे बुरे वक्त में वो हमारे साथ खड़े नहीं है तो आप हमारे साथ खड़े हो जाओ। मुझे भी उनकी बात अच्छी लगी। मुझे चलो अब पहलवानी छोड़ दी है तो लोगों की सेवा कर लेते हैं। ये भी एक जरिया हो सकता है लोगों की सेवा हाँ। करने का। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो 97 में फिर मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा। उन लोगों ने जिनको मैंने बचाया था, जोश के साथ मुझे चुनाव लड़ाया। आप जीते थे उस बार? जीत गए। पहली बार। हाँ, निर्दलीय जीत गए। जी जी। तो अब वो अनुभव और अब अरविंद केजरीवाल के साथ का अनुभव जो है कैसा है ये? देखिए, हर नेता की और पार्टी की नीति अलग होती है। अरविंद जी की नीति बिल्कुल अलग है। लेकिन आप तो निर्दलीय भी रहे, आप कांग्रेस में भी रहे, आप बीएसपी में भी रहे। किसकी नीतियां सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं? अभी तो आम आदमी पार्टी पब्लिक बोलेंगे की नहीं है भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने आज मुझे तीसरे मुख्यमंत्री जी के साथ करने का मौका मिल रहा है। फर्क है, अरविंद जी बिल्कुल पीछे जो लाइन में आदमी खड़ा है वहां से शुरू करते हैं और पार्टियां बड़ी बड़ी योजना पर ध्यान देती हैं। लेकिन अरविंद जी मौखिक बिल्कुल जो आदमी की जरूरत है, गरीब आदमी की, मिडिल क्लास की जो जरूरतें हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जमीन से जुड़े मुद्दे हैं, उन पे फोकस रहता है। जी जी। एक सवाल और, मैं आपके बारे में देख रही थी, पढ़ रही थी, तो मैंने देखा कि CISF DGP की नौकरी आपने छोड़ के पार्षद, डिप्टी मेयर और फिर विधायक के बाद अब लोकसभा की तैयारी। आप उम्मीदवार सहीराम की ये जो पूरी कहानी है मुश्किल भरी रही है, संघर्ष भरी रही है, या लोगों का अपार समर्थन मिलता रहा है? नहीं, देखिए, संघर्ष तो आपको, आज आप पत्रकार हैं, रिपोर्टर हैं, एंकर हैं, संघर्ष तो आपको हर फील्ड में करना पड़ेगा। आज के समय में ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जो बिगड़ संघर्ष के आप कामयाबी हासिल कर लो। संघर्ष तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे पहलवानी हो या राजनीति हो। संघर्ष जरूरी है, मेहनत जरूरी है। बिल्कुल। अब संघर्ष की आपने बात की, तो इस संघर्ष में मुझे याद आ रहा है कि आपकी पार्टी के अपने मुखिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ऐसे वक्त में जब लोकसभा चुनाव सर पर हैं, उनका जेल में जाना पार्टी के लिए कितना बड़ा नुकसान है इस वक्त? देखिए, ये भी एक संघर्ष ही है। संघर्ष से ही मुझे याद आया। ये भी एक संघर्ष ही है कि क्या गलती की है उन्होंने ऐसी जो उन्हें जेल में डाला गया है। पानी फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, महिलाओं के लिए बस फ्री है, मोहल्ला क्लिनिक में दवाई फ्री है, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। देखिए, मैं एक घटना बताऊं आपको। 2015 में हम जब पहली बार विधानसभा का चुनाव जीते, उस समय मेरे क्षेत्र के लोग कुछ आए थे कि जी आज प्राइवेट जो स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है आपकी विधानसभा में, आप उसमें मेरे बच्चों का एडमिशन कराइए। हमने कराए। 2 साल बाद वही फैमिली के लोग आते हैं, वही पेरेंट्स आते हैं सरकारी स्कूल कि आज हमें उस प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना बच्चा नहीं पढ़ाना, सरकारी आपके जो सरकारी स्कूल है ये, इसमें पढ़ाना। और मेरी विधानसभा में कई मेरे स्कूल ऐसे हैं जो हर साल ट्रॉफी लेके आते हैं अच्छी एजुकेशन पे, अच्छे गेम के ऊपर बच्चे लेके आते हैं। तो ये जो एक मॉडल है, उस मॉडल से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई। अब जैसे पंजाब में है, पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार है हमारी। जो दिल्ली मॉडल है वो पंजाब में लागू किया जा रहा है। मोहल्ला क्लिनिक बनाए जा रहे हैं, अच्छे स्कूल बनाए जा रहे हैं। और यहाँ हमारे पास तो सर्विसेज है नहीं, वहाँ सरकारी नौकरी भी दी जा रही है बच्चों को। चलिए, तो बात हुई पंजाब की। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो आप लोकसभा चुनाव में वो कौन कौन से वादे हैं, कौन से मुद्दे हैं जिसे लेकर जनता के बीच जाएंगे, जा रहे हैं आप? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो मेरा रहेगा अपनी सीट है जो मेरी साउथ दिल्ली की लोकसभा है, उसके लिए कि डीडीए के पास बहुत खाली जमीन पड़ी है जिस पे डीडीए की कोई योजना नहीं है, और साउथ दिल्ली में कोई भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। तकरीबन आप लगाइए अंदाजा, 22 लाख तो वोटर है, 22 लाख प्लस वोटर है, तो इसका अंदाजा लगाइए कि करीब 80 लाख से 1 करोड़ तक की आबादी साउथ दिल्ली में है। उनके लिए कोई सरकारी और बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। मेरा सबसे पहला यही रहेगा कि मैं उनको कहीं डीडी से ज़मीन उपलब्ध करा के, या तो डीडी बना के दे या दिल्ली सरकार से बजट लेके उनके लिए एक बड़ा हॉस्पिटल बनाना है, सबसे पहली योजना। दूसरा, बच्चों के लिए कोई स्टेडियम नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है, क्योंकि दिल्ली देहात के नाम से ही सीट जानी जाती थी।
और देहात के लोग भी हैं, अनऑथराइज कॉलोनी भी है। भी कई बार मैं जब पदयात्राएं कर रहा हूँ तो मेरे को कितने बच्चे ऐसे मिलते हैं जो इंटरनेशनल गेम खेल रहे हैं, लेकिन उनके पास प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर जगह ही नहीं है। अगर उन्हें ये यहाँ स्टेडियम या खेल ग्राउंड उपलब्ध करा दिए जाए तो वास्तव में इतनी प्रतिभा है उनमें कि बहुत आगे तक कर सकते हैं। आपने वोट बैंक का जिक्र किया यहाँ पर, तो अगर मैं 2019 की बात करूँ तो राघव चड्ढा उस वक्त सामने थे रमेश बिधूड़ी जी के, तो 3 लाख का फर्क जो था वो रहा था इस सीट पे। लग रहा है इस बार ये अंतर जो है खत्म होगा और खत्म आगे हो गया, बढ़ेंगे। खत्म हो गया। देखिए मैंने अभी बताया ना, शुरू से दिल्ली देहात की सीट जानी जाती है। उस समय रमेश बिधूड़ी दिल्ली देहात के अकेले नेता चुनाव लड़ रहे थे। राघव चड्ढा जी हमारे शिक्षित अच्छे परिवार से हैं, अच्छे व्यक्तित्व रखते हैं, लेकिन उनका तालमेल हमारे यहाँ नहीं बैठ रहा था। इलाके का ही कोई बंदा चाहिए था, कोई कैंडिडेट इलाके का ही। यही आवाज दिल्ली में शुरू से रही है। हर आदमी चाहता है कि उसके बीच का आदमी आए जो उनकी लोकल समस्याओं को समझ सके। बिल्कुल, उसके पास आना जाना भी आसानी होता है। नहीं, आना जाना भी आसान है। मेरा तो जानते पूरी हैं। लोकसभा में जब से मैं पहलवानी करता हूँ, दिल्ली देहात रहा है तो आना जाना हर गांव में रहा है। उसके बाद अनऑथराइज कॉलोनी में या कबड्डियों के टूर्नामेंट होते रहे हैं। फर्क पड़ता है लोकल तो फर्क पड़ता है। फिर मुझे क्या है, मेरी विधानसभा से ले लो आप, ये मेरी पूरी साउथ दिल्ली की स्थिति है कि हर पॉकेट में आपको स्लम एरिया मिलेगा, झुग्गी झोपड़ी मिलेगी, बीच बीच में गांव हैं, कुछ अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं, और पिछले 27 साल से इन लोगों के बीच में, झुग्गी झोपड़ी में, गाँव में, अनऑथराइज कॉलोनी में मेरा आना जाना रहा है, लोगों की समस्या सुनता रहा हूँ मैं, तो उसका भी फर्क पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। जैसे आपके नाम का ऐलान हुआ तो उसके नाम के ऐलान के साथ सियासी गलियारों में चर्चाएं की हुई कि भाई 15-16 साल पुरानी दुश्मनी अब एक नए मुकाम पर है। मैं रमेश बिधूड़ी जी की बात कर रही हूँ। तो वाकई में ये जो दुश्मनी है ये राजनीतिक है, ये विचारों की है, या फिर कुछ और है? पर्सनल तो कुछ नहीं है ना? देखिए, रमेश बिधूड़ी जी हों, रामवीर बिधूड़ी जी हों, इनसे कभी भी मेरी दुश्मनी नहीं रही, व्यक्तिगत दुश्मनी मेरी कभी किसी से नहीं रही। विचारों की ये राजनीति। विचारों की लड़ाई है, वो अपने विचारों से लड़ते हैं, हम अपने विचारों से लड़ते हैं। इसमें दुश्मनी है नहीं। मेरे पड़ोस के गांव के ही हैं, मेरी बिरादरी के, मेरी गोत्र के हैं। गोत्र भी आपका सेम है? हाँ। सेम गोत्र, मेरे भाई हैं। लेकिन विचारों की लड़ाई, विचारों में कहीं कोई समझौता नहीं हो सकता। चलिए, अब भाई भाई की लड़ाई आपने कही, अब इस लड़ाई में ऐसे वक्त में जब बीजेपी लगातार, अगर कहें कि आम आदमी पार्टी भी कह रही है, कल ही संकल्प पत्र उनका आया है, तो ऐसे में उन्होंने कई लोक लुभावने वादे किए हैं, तो आपको लग रहा है, हालांकि आम आदमी पार्टी ने इसे झूठा और फेक बताया है कि बीजेपी जो है सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी करती है और जुमलों की ही राजनीति करती है, उसमें कुछ भी नया नहीं है? देखिए, उसमें तो मैं इतना ही कहूँगा, अभी वो उनका घोषणा पत्र मुझे मिला नहीं है, ना मैंने देखा, ना मुझे इतना समय। बाप ने चर्चा की है तो मैं जरूर से मंगा के चेक करूंगा। लेकिन आप उनके 2014 के घोषणा पत्र को ले लें, 2019 के घोषणा पत्र को ले लें, उसमें मैं 2-3 चीज़ करके खास कहूँगा। उन्होंने सबसे पहला, अभी होर्डिंग लगे नहीं, अब की बार पता नहीं क्यों नहीं लगे, या शायद भूल गए, उनका होर्डिंग लग जाना चाहिए था। अब तक जब चुनाव आता है वो सबसे पहले होर्डिंग लगाते हैं, झुग्गियों में लगाएंगे कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, लेकिन आज तक नहीं दिया। दूसरा, अनऑथराइज कॉलोनी में लगाएंगे कि अब की बार हमारी सरकार बनवा दो, आप जो आपकी कॉलोनी, इसे हम रेगुलाइज करा देंगे 100 दिन के अंदर। ये वादा करते हैं कि 100 दिन के अंदर इसे हम रेगुलाइज करा देंगे। आज तक लेकिन ये आरोप तो आम आदमी पार्टी पर भी लगा कि अरविंद केजरीवाल लगातार कहते थे झुग्गी झोपड़ियों में जाएंगे, उन्हें पक्का कराएंगे, लेकिन वहीं दिल्ली में कई जगह झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ी गई। लोगों ने ये शिकायत की कि आम आदमी पार्टी ने उनके लिए एक्शन नहीं लिया, वो जाकर नहीं खड़े हुए वहाँ पर। दिल्ली सरकार ने तोड़ी क्या? किसने तोड़ी? डीडीए ने या रेलवे ने? डीडीए किसके अधीन आता है? एलजी महोदय बैठे, केंद्र सरकार बैठा है। मैं बताता हूँ, उसी पर आ रहा हूँ। बिधूड़ी जी का एग्जांपल दिया मैं कि जब डीडीए कार्रवाई कर रही थी वो नहीं आए, तो फिर ऐसे वो भी ये जवाब दे सकते थे। मैं उसी का एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। जब मैं पहली बार कॉर्पोरेशन मेंबर बड़ा निर्दलीय 97 में, मैं 2000 में सेंट्रल जोन का चेयरमैन था निगम का। उस समय हमारे यहाँ, अब ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं आपके चैनल पे, ये जो आपका है बंगाली कैंप है ओखला फेस 1 में, आप वहाँ जाके पता भी कर सकते हो, उसको उजाड़ने की बात आई। मैंने एक अपनी संस्था बना रखी थी, सूर्य मानव संस्था, उसके बैनर के नीचे मैं हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से स्टे कराया। फिर जब वो टूटा, उनको आज भी वो गौतमपुरी में उनको अल्टरनेटिव प्लॉट दिया हाई कोर्ट से लड़के।
इसके बाद पिछले 9 साल का रिकॉर्ड बता रहा हूँ मैं आपको कि मेरे यहाँ करीब 10 बार डीडीए ने नोटिस इशू किए झुग्गियों को तोड़ने के। मैंने एक भी झुग्गी झोपड़ी कैंप को नहीं टूटने दिया। मुझे हाई कोर्ट जाकर स्टे लेना पड़ा, हाई कोर्ट स्टे लिया, आज वो झुग्गी झोपड़ी मेरी वहीं है। पहलवानी के दांवपेच में और राजनीति के दांवपेच में कितना अंतर आपको लगता है, एक पहलवान होने के नाते? देखिए, दोनों में संघर्ष तो है। पहलवानी में आप अपने परिवार तक सीमित रहते हो, अपने उसमें एक दायरा होता है पहलवानी का। लेकिन आज मुझे मौका मिला है सेवा करने का, जिसका कोई दायरा नहीं होता। अब अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, फिर आप कहोगे राजनीति की बात कर रहे हो आप। आपने पटकने की बात की। बदरपुर में रामवीर सिंह भदौड़ी जी विधायक हैं और कई बार के हैं, अब के नई चेहरा नहीं है। वहाँ EWS कैटेगरी में जब लोगों को इलाज कराना होता है तो वहाँ रामवीर जी नहीं मिलते। उसके लिए एक विधायक का रिकमेंडेशन लेटर देना होता है। बदरपुर विधानसभा के लोग वो लेटर लेने के लिए मेरे ऑफिस आते हैं। वो गायब रहते हैं क्षेत्र में, मिलते तो हों, मिले तो सही। मैं 24 घंटे क्षेत्र में अवेलेबल रहता हूँ। अभी सुबह मेरे टाइम है, सुबह 9 से 12 बजे तक मेरे ऑफिस में बैठता हूँ मैं अपने में। उसके बाद शाम को एक खुले पार्क में बैठता हूँ, यहाँ कोई भी आदमी आ सकता है। पार्क में तो कोई भी आदमी आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ कोई बंदिश नहीं है। अभी आप आए, मेरे लोगों से कनेक्टिविटी आपकी ज्यादा है, इजीली आप तक लोग पहुंच पाते हैं, तो उस चीज़ का फायदा मिलेगा। क्योंकि इंसान अपना प्रतिनिधित्व जिसे चाहता है कि ऐसा हो इंसान जिससे हम कभी भी हमारी कोई परेशानी हो या कोई भी जरूरत पड़े वो हमारे लिए खड़ा रहे। देखिए, मैं तो एक छोटा से किसान परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। अभी आप आए, मेरे ऑफिस भी गए होंगे कभी, वहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है? नहीं, आप ही के अपने चाहने वाले थे। मेरे घर भी आए हो, यहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड है? नहीं। कोई कुत्ता है? नहीं नहीं नहीं। देखिए, अब लोकसभा का चुनाव है, वहाँ की तो मैं नहीं कहता, लेकिन मेरे विधानसभा के जो लोग हैं वो आज तक मुझे अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। रात को 12 बजे 1 बजे वो सीधे मेरे बेडरूम में घुस के आके मुझे अपनी परेशानी बता देते हैं, हमारा झगड़ा हो गया, पुलिस वाले हमें परेशान कर रहे हैं, आप फोन करो SHO को। करते बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो मेरी राजनीति ऐसी नहीं है कि मैं हाई फाई हूँ, नहीं। मैंने राजनीति अपनी जहाँ से शुरू की थी, जिस तरीके से की थी, जिन लोगों के बीच में की थी, मैं आज भी उसी तरीके से उन लोगों से उनके बीच में इसी तरह से हूँ। चाहे मैं कॉर्पोरेशन मेंबर रहा, चेयरमैन रहा, डिप्टी मेयर रहा, विधायक रहा, मेरी कार्यशैली वही थी और वही आज है और वही आगे रहेगी। आपने बीजेपी के संकल्प पत्र की बात की, तो मैं बता देती हूँ कुछ पॉइंट हैं बीजेपी के। अगले 5 साल के लिए मुफ्त राशन की बात उन्होंने कही है, 0 बिजली के बिल की बात उन्होंने कही है। एक मिनट, मुफ्त नाज की बात कही है जी, मैं समझ गई अब आप कहाँ आएंगे। आम आदमी पार्टी ने बहुत कुछ झेला है मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर। जब हम देते हैं तो वो रेवड़ियां हो गई। मैंने तभी कहा बहुत झेला है आम आदमी पार्टी ने। और ये दे रहे हैं तो ये सेवा हो गई। हाँ, ये सेवा होगी। क्या बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। आगे बीजेपी कहती है, जो इसमें मेन बात जो है वो ये है कि 70 साल से ऊपर के वर्ग के लोगों के लिए आयुष्मान योजना, बुलेट ट्रेन का विस्तार। लेकिन आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, सारा विपक्ष ये कह रहा है कि बुलेट ट्रेन है कहाँ, विस्तार होगा तो तब जब आएगी। और पहले जो ट्रेनें हैं जो अभी चल रही थी, ऑलरेडी ट्रेन चल रही थी, जिन्हें रेलवे डिपार्टमेंट चला रहा था, वो तो कॉन्ट्रैक्ट पे दे दी, ठेकेदारी में दे दी। बुलेट ट्रेन का क्या होगा? और 1 नेशन 1 इलेक्शन का उन्होंने बोला है कि हम इस पे ध्यान देंगे। आप इसे कैसे देख रहे हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन? देखिए, आज के समय में ये कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताऊं, और आप भी सोचना कभी दिल से सोचना इस बात को, पॉलिटिकल से नहीं। एक योजना लाए थे अभी, अग्निवीर, और उसका बड़ा प्रचार किया था, बड़ा फायदा है जवानों को, बहुत वो है। क्या योजना है जी वो? इनसे पूछना। हमारा विपक्ष तो 19-20 साल का हमारा 19-20 साल का, हाँ, युवा जो है वो 4-5 साल में रिटायर हो जाए, लेकिन एक आपने लिए 70 साल के बाद भी वक्त मांगा जा रहा है। रिटायर होने के बाद उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि आगे करेगा क्या वो आने वाले टाइम में। क्या करेगा? सिक्योरिटी की नौकरी करेगा ना। बिल्कुल। तो ये हमारे जो देश के जवान रात दिन हमारे लिए गोलियां खाते हैं, शहीद होते हैं, ये उनके अपमान करने की बातें हो रही हैं, उनका सम्मान बढ़ाने की बात हो रही है। 19-20 साल का हमारा जवान बेटा, हमारा भाई भर्ती होता है एक उम्मीद के साथ, और हमें भी बड़ा गर्व होता है उस पर कि देखो देश की सेना में एक हमारा भाई है। कहाँ जाएगा वो? बिल्कुल।
इसलिए विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि जो आया है बीजेपी का संकल्प पत्र, इसमें ना बेरोजगारी का कोई जिक्र किया है उन्होंने, इसमें अग्निवीर योजना का कोई जिक्र नहीं किया है उन्होंने, और इसमें आने वाले वक्त में क्या प्लानिंग है, क्या कुछ है, ऐसा कोई खास फोकस नहीं रहा है। लेकिन अगर वहीं आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो की हम बात करें तो आपको लग रहा है कि आप समझाने में कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि 10 साल से वो मौजूदा है यहाँ पर आपके सामने, बीजेपी के प्रत्याशी जो हैं और सांसद हैं, तो आप समझाने में कामयाब हो पाएंगे ताकि इस बार 10 साल बाद कम से कम आपको लोग समझें, सुने और फिर जो आपका राजनीतिक दाव है वो उन पर चले। देखिए जी, मैं नहीं कहता, हमारे बड़े बुजुर्ग भी बोल गए हैं, समय परिवर्तनशील होता है, वक्त बदलता जरूर, वक्त बदलता है और अब वक्त बदल चुका है। आज भारतीय जनता पार्टी वाले अपनी मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में कितनी ही लोभ लुभावने देते हैं। अब जनता, देखिए 10 साल एक बहुत लंबा समय होता है ना जी, किसी भी पार्टी को, किसी भी आदमी को समझने के लिए 10 साल कम नहीं है। तो आप ये बात अपने इलाके के लोगों को समझाने में कामयाब हो पा रहे हैं कि जब तक बदलोगे नहीं तो बदलाव होगा नहीं? मेरे लोग तो समझदार हैं और समझ चुके हैं, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि आज मुझे इतनी पदयात्रा करनी पड़ रही है। लोग कहते हैं जी हमारी गली में, हमारे गाँव में क्यों नहीं आ रहे आप? मैं सुबह 8 बजे निकल जाता हूँ, रात को 9-10 बजे आता हूँ। कंटिन्यूटी इतनी दिन में मुझे करीब आप मानोगे 3 तो पदयात्राएं करनी पड़ती हैं, 2 जनसभा करनी पड़ती है, और तो भी मैं लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा। तो इस वक्त मौजूदा वक्त में जो आपके मुखिया है पार्टी के अरविंद केजरीवाल साहब, उनका जेल जाना आपके लिए, क्योंकि जो बीजेपी है वो ये कह रही है कि आप लोग इसे फायदे के लिए मुनाने की कोशिश करेंगे, आप लोग इसमें दिखाएंगे कि देखिए हमारे पर जुल्म हो रहा है, या देखिए हमें सताया जा रहा है, या देखिए हमारे, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ इतिहास में भी कि सिटिंग मुख्यमंत्री कोई जेल में गया है, तो इसका फायदा मिलेगा कि इसका नुकसान है कि आपका मुखिया अंदर है जेल में? इसमें हम विरोध भी ना करें। ये तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हमें अधिकार दे गए हैं कि अब आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, आपके विरोध में कोई बात आ रही है तो उसका विरोध भी ना करें। हमें दुख नहीं है। दिल्ली के इतने बड़े लोकप्रिय नेता को आप बगैर किसी तहकीकात के जेल में डाल देते। तो मैं तो कहता हूँ, आपके मीडियम, आपके चैनल पे कह रहा हूँ मैं, तो वो देश की जनता को बताया तो अरविंद जी केजरीवाल जी के पास मिला क्या है। आपने एक उस आदमी के बयान पे उन्हें जेल में डाल दिया जिसने तुम्हें जेल से जमानत होने के बाद 60 करोड़ रुपया चुनावी बॉन्ड में चंदा दिया है। आपने उस आदमी के बयान पे उन्हें जेल में डाल दिया जो आज साउथ से लोकसभा प्रत्याशी, उनके चाचा, उनके परिवार का हिस्सा भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है। ऐसे यही है कानून रह गया, यही कानून व्यवस्था होगी। और इसीलिए शायद विपक्ष जो है लोकतंत्र बचाओ के तहत कई रैलियां कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने भी लोकतंत्र बचाओ के तहत अभियान चलाया। कितना सक्सेस हो रहा है ये अभियान? आज घर घर में चर्चा है। मैं नहीं कह रहा, आप तो ग्राउंड पर जा रही हो, जी जी, किसी भी मीडियम क्लास के आदमी से पूछो आप, आज घर घर में ये चर्चा है कि जो ये नारा दे रहे हैं ना 400 पार का, वो इसीलिए दे रहे हैं कि 400 पार इनकी ऐसी लिमिट आ जाएगी कि संविधान को बदल सकते हैं, इसीलिए 400 पार का नारा दे रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ, ये कहते हैं 400 पार, मैं कहता हूँ क्या है 400 पार, ये तो बताएं। डीजल 400 पार जाएगा क्या? पेट्रोल 400 पार जाएगा? सरसों का तेल 400 पार जाएगा? या हमारे रोज दूध दाल खाते हैं वो 400 पार जाएगी? है क्या चीज 400 पार? सीटें 200 पार कर लो ना। 400 पार सीट है, 400 पार नहीं, तड़ी पार। ठीक है, अपने अपने विचार है आप लोगों के, मैं करूँ ना, कुछ नहीं बोल सकते। देखिए आज जो ये कर रहे हैं अरविंद जी के साथ, ये आने वाले समय के जो पॉलिटिकल लोग आएंगे ना, उनको एक रास्ता दिखा रहे हैं। आप लोग एक और कैंपेन चला रहे हैं जिसमें आप लोगों ने जो नारा दिया है या जो एक टैगलाइन सेट की है वो ये है कि जेल का बदला वोट से। ये जो कैंपेन है ग्राउंड में कैसा इसका जो नतीजे वो देखने को मिल रहा है? वाकई में लग रहा है कि जेल का बदला वोट से जनता देगी? जब हम इस बात को मंच से या पदयात्रा में एक बार बोलते हैं ना, तो जवाब में जनता 10 बार बोलती है। और मैं तो मन से भी कहता हूँ, आज आपके चैनल पे भी कह रहा हूँ, दिल्ली की जनता के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ किया है और दिल्ली की जनता के दिल में अरविंद जी केजरीवाल जी के लिए थोड़ा सा भी सम्मान है और उनके दिल में उनके लिए दर्द है, तो मैं तक कहता हूँ एक एक वोट इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को डालें, जिससे आने वाले समय उनका भविष्य ठीक रहेगा। बिल्कुल। चलिए एक आखिरी सवाल, एक खिलाड़ी के रूप में और एक जन प्रत्याशी के रूप में कैसे जनहित में ज्यादा से ज्यादा काम जो है वो किया जा सकता है? ये तो आपकी सोच के ऊपर है। शुरुआत तो आपने जनहित कार्य की पहलवानी से ही की। हाँ, तो उसी वक्त ये तो आपकी सोच के ऊपर है कि आप अपने जो आपको वोट डाल के यहाँ तक पहुँचाते हैं, मान सम्मान देते हैं, आप लोग उनके हित में कितना सोच सकते हो, उनके लिए कितना समय दे सकते हो। मैं 24 घंटे फ्री, मेरा कोई काम काज नहीं है,
मैं खाली लोगों के बीच में रहता हूँ, उनके दुख दर्द में शामिल होता हूँ, जहाँ वो बुलाते हैं वहाँ जागने का काम करता हूँ। जो उनकी समस्याएं हैं किसी भी तरह से उनकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करता हूँ, किसी भी हद तक जाके। अब आप लोगों के बीच जा रहे हैं, घूम रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, उनका भी समर्थन ले रहे हैं, इस बीच कोई एक ऐसा आखिरी दाव जो इस पहलवान के पास बचा हो, जो आखिरी मोमेंट में रमेश भिदोड़ी जी के ऊपर अपनाया जाएगा कि ये तो मेरा वो दाव है जिससे पटकनी आपकी तय है? नहीं, आज मेरे सामने भी रमेश भिदोड़ी जी नहीं है, रामवीर सिंह भिदोड़ी जी हैं। तो रमेश भिदोड़ी जी के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, रामवीर भिदोड़ी जी के लिए इतना ही कहूँगा कि जो भी वो चलें, खाली मोदी के चेहरे पे ना, ग्राउंड पे भी आ जाएं, जरा उन्हें हकीकत पता चलेगी कि ग्राउंड पे कैसे काम होता है। ठीक है, मतलब आप तभी अपना दावा भी नहीं बताएंगे, तभी बताएंगे जब आएंगे सामने। नहीं, दाव बचा के रखा है आपने वो दाव। नहीं, दाव तो अरविंद जी मार के चले गए। दाव तो अरविंद जी ने मार दिया है कि अभी जेल जाने से पहले विधानसभा में जो बजट पेश हुआ था, उसमें अरविंद जी ने एक पूरी दिल्ली की महिलाओं को एक सम्मान राशि देने की बात की। 18 साल से ऊपर जो भी महिला हमारी बहन, बेटी, बहू होगी, उसको 1000 रुपये प्रति महीने सम्मान राशि दी जाएगी। तो दाव तो वो मार गया, हमें तो उस पर चलना है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनतंत्र टीवी से बातचीत करने के लिए, अपने कीमती वक्त में से हमें समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सहीराम पहलवान, जो पूरी पुरजोर कोशिश उनकी है कि अपने क्षेत्र में जाएं, लोगों को समझाएं कि इस बार इन्हें क्यों चुना जाए। इंतजार रहेगा 4 जून का, जब नतीजे आएंगे तो जो वोटर्स अभी इनके साथ आ रहे हैं, रैलियों में जुट रहे हैं, इनकी जनसभाओं में जुट रहे हैं, क्या वो वोट बैंक में तब्दील हो पाएंगे या नहीं, तो इंतजार बस 4 तारीख का। अभी फिलहाल के लिए इतना ही। इस खास पेशकश में आप मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए जनतंत्र के साथ।